तो हमारे इस लेसन में अब आगे थोड़ा सा एक स्पेसिफिक पार्ट आ गया है। ओके, एंड ये जो पार्ट है ना, इसमें एक्चुअली आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। बाकी के पार्ट्स जो थे वो एकदम ही इजी थे, सो नो प्रॉब्लम विद दिस। सो इज स्क्रीन विजिबल? नहीं, शायद नो नहीं मैम, नो दिखाई मैम। नहीं दे रही है। यस, तो 2 मिनट। हाँ, यस, नाउ टेल मी, इज स्क्रीन विजिबल? Yes, यस ma'am. मैम, यस मैम। गुड। सो अब हमें कुछ जो लॉज है ना, वो लॉज स्टडी करने हैं। उसमें से जो आपका फर्स्ट लॉ है, वो लॉ है और इन सारे लॉज को क्या कहते हैं वो बताती हूँ सबसे पहले। इन लॉज को एक साथ कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, राइट? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, अब आपके पास एक कोई भी रिएक्टेंट है, उसमें आपने रिएजेंट मिक्स कर दिया और फिर आपका यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन गया विद अलोंग विद सम काइंड ऑफ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सिंपल केमिकल रिएक्शन है। पर ए और बी से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ए बी, तो वो इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स इकट्ठा होंगे, कौन से रिमूव होंगे, तो वो एक लॉ से डिसाइडेड होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी एलिमेंट है वो कहाँ से भी आता है और वो अपनी जगह बना देता है, ऐसा नहीं होता। ओके, सो एवरी रिएक्शन हैज सम काइंड ऑफ लॉजिक, और इसी लॉजिक के लिए ये लॉज जो होते हैं ये इम्पोर्टेंट। ओके, सो वेरी फर्स्ट लॉ इन दिस लिस्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। सीखते ही अब हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, तो सिखाने के वक्त ही आप इसको अच्छे से समझ लो और दिमाग में फिक्स कर दो कि रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना अच्छा फिक्स है। ओके, तो इसके जो पॉइंट्स है ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ही। तो सबसे पहला नोट बनाओ मेरे साथ इसकी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। ओके, तो एंटोनी एंटोनी लिवाइजर, ओके, लेविजर नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने उसका जो पीरियड है, ओके, बर्थ टू डेथ पीरियड, ये 1794 इतना था। मतलब आप देख सकते हो कि बहुत ही पुराना लॉ है, 17th सेंचुरी का लॉ है। ओके, तो ये फ्रेंच साइंटिस्ट है। ओके, और इसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए इसे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इसने बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस किए। ओके, कंबशन टाइप ऑफ रिएक्शन, रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, बहुत ही सारे उसने क्या किए, रिएक्शंस फॉलो किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। ओके, और इसमें जब उसने कंबशन टाइप का रिएक्शन किया, ओके, विथ बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस एंड मर्क्यूरी इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उसको क्या ऑब्जर्वेशन, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि देयर इज इंक्रीज इन वेट। ओके, जब वो कंबशन टाइप ऑफ रिएक्शन कर रहा था, ओके, और फॉस्फोरस, ओके, फॉस्फोरस एंड मर्क्यूरी, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जब ये कर रहा था वो, तो उसे क्या मिला कि वेट जो है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, वेट जो हुआ है, वेट इंक्रीज हो गया है। तो उसने इस बात का क्या क्या फॉलो अप लिया। ओके, एंड और उसमें उसने एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कंटिन्यू किए। एंड उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो वेट गेन हुआ है ये क्यों हो रहा है। ओके, तो बाद में जब उसने और स्टडी कंटिन्यू किया,
तो उसे क्या देखने को मिला कि जो वेट गेन हो रहा है वो फॉस्फोरस से हो रहा है, ओके, एंड इट इज द एग्जैक्टली सेम एज द वेट लूज बाय एयर, ओके। तो क्या हुआ कि अगर फॉस्फोरस में फॉस्फोरस में अगर वेट गेन हुआ है तो वो एग्जैक्टली अगर आप ऐसा कहो कि P प्लस एक्स, इतना जो वेट है वो गेन हुआ है, दिस इज द फाइनल वेट, ओके, एंड ओरिजिनल वेट वाज P, तो उसमें एक्स फैक्टर से इंक्रीज हुआ है। तो ये एग्जैक्टली किस बात से इक्वल था कि जितना वेट एयर ने माइनस किया है, तो एयर माइनस एक्स, तो जितना वेट यहाँ पे एयर ने लूज किया, लॉस किया, तो उतना वेट फॉस्फोरस ने गेन किया। तो फिर उसने क्या कंक्लूजन निकाला इससे, टोटल मास ऑफ reactants, okay, total mass of reactants is equal to total mass of products, total mass of products, तो ये इक्वल ही रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन में A प्लस बी, इसमें अगर ए बी ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये ए जितना वेट लूज करेगा उतना ए बी गेन करेगा, ओके। तो दिस इज द समरी। सो उसकी एक रिएक्शन है, देखो कि हाइड्रोजन गैस जब बर्न होता है, ओके, हाइड्रोजन गैस जो होता है ये जब बर्न होता है, ओके, एंड कंबाइन विथ ऑक्सीजन, इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू यील्ड वाटर, okay, to yield water, then the mass of water formed is equal to the mass of hydrogen and oxygen consumed, तो इन्होंने जितना वेट लूज किया है उतना वेट वाटर गेन करेगा, ओके, दैट्स व्हाई वेट इज कंजर्व्ड, मास इज कंजर्व्ड थ्रू आउट द रिएक्शन, ओके, and that's why this particular law is called as law of conservation of mass, and इसका एक फेमस स्टेटमेंट है कि mass can neither be created nor destroyed, so एनर्जी का जो स्टेटमेंट है ना, वैसे इन लोगों ने मास का भी स्टेटमेंट किया, ओके। आया समझ में ये लॉ सबके सबको? Yes, ma'am. वेरी Yes, सिंपल, yes, ma'am. यस, Yes, एकदम ma'am. सिंपल लॉ है, इसमें बहुत डिफिकल्ट वाली बात है नहीं, बस स्टेप वाइज इसमें क्या क्या आता है ये ध्यान में रखो, इसका एक अच्छे से नोट बना, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा बिल्कुल। सो ये क्या था, ये मास का देखा हमने। सो नाउ अब प्रोपोर्शन के बारे में देखते हैं। इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ओके, इसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, राइट। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो साइंटिस्ट है जिसने ये लॉ पुट फोर्थ किया, तो उसका नाम क्या है, जोसेफ, साइंटिस्ट के नाम से भी याद ध्यान में रखो, जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट, ओके, ये फ्रेंच केमिस्ट था। और इसने क्या किया कि इसने दो सैंपल्स लिए, ओके, एक जो था वो नेचुरल था और दूसरा जो था वो आर्टिफिशियल था, मतलब वी कैन से सिंथेटिक था, मतलब क्या, जो लैब में बनते हैं वो, एक नेचुरल एक सिंथेटिक, ओके। एंड उसने क्या किया फिर, उसने उन दोनों का, ये जो दोनों है इनका एलिमेंटल कंपोजिशन फाइंड आउट की, एलिमेंटल कंपोजिशन जो है वो फाइंड आउट किया, मतलब उसमें क्या क्या है एग्जैक्टली प्रेजेंट क्या क्या है, ठीक है। तो ऐसा इसने फाइंड आउट किया, तो फिर उसने क्या किया कि एक स्टडी हमारे सामने रखा, तो उसने एक क्यूप्रिक कार्बोनेट का स्टडी किया, ठीक है, क्यूप्रिक क्यूप्रिक कार्बोनेट नाम का जो कुछ भी कंपाउंड है उसका उसने स्टडी किया, और फिर ये क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है
उसके जो 2 सैंपल्स थे, एक नेचुरल एक सिंथेटिक, राइट? तो उसमें परसेंट ऑफ कॉपर जो था, तो नेचुरल में उसे दिखा वो 51.35% है, ओके, एंड सिंथेटिक में वो कितना है, 51.35 ही है, ओके। फिर जब उसने ऑक्सीजन का स्टडी किया तो उसे मिला 9.74 है, यहाँ पे भी 9.74 ही है, ओके। एंड टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है, तो उसका उसने स्टडी किया कार्बन का, तो इसका 38.91 था, इसका भी 38.91 है, मतलब दोनों का सेम ही है। तो इसने एक लॉ इसमें बनाया कि the given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। तो अगर किसी कंपोनेंट को आपको फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट कहना है, कॉपर सल्फेट, अगर ऐसा किसी कंपाउंड को आपको नाम देना है, तो जो भी उसका डेफिनाइट कंपोजिशन है वो उसमें होना ही चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे वो आर्टिफिशियल होने दो या नेचुरल होने दो, उसमें जो कुछ भी उसका परसेंटेज है एलिमेंट्स का, वो होना ही चाहिए, वो कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब आप ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि अरे ये कंपाउंड मैंने लैब में बनाया है तो उसमें थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो इट मे बी अनदर कंपाउंड देन, अगर उसमें एलिमेंटल कंपोजिशन डिफरेंट आ रहा है तो यू कैन गिव अनदर नेम टू दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, बट नॉट एज कॉपर सल्फेट और नॉट एज सुप्रिक कार्बोनेट, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, सो सोर्स पे वो डिपेंडेंट नहीं होते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स दे आर, okay, so the given compound always contain the same elements in the same proportion only। so अगर कॉपर सल्फेट में कॉपर और आपका जो कुछ भी सल्फेट मोइटीज है, फॉर एग्जांपल इसका अगर 1:2 प्रोपोर्शन फिक्स है तो 1:2 ही होना चाहिए, इसमें चेंज नहीं मतलब नहीं, ठीक है। सो इसकी जो वैलिडिटी है ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से उन लोगों ने कंफर्म की है, ओके। और ये लॉ जो है ये बहुत हेल्पफुल रहा है इसके लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि गिवन कंपाउंड जो है आपका वो उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। सो दिस लॉ इज वेरी हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन कंपाउंड, ओके। तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना कभी कभी कि ये कंपाउंड कौन सा है, तो आइडेंटिफिकेशन स्टडीज के लिए ये लॉ बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और इसका और एक नेम है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कह सकते हो उसे, proportion के instead of proportion you can add here combinations, composition sorry, ओके। सो ये सेकंड लॉ है, देखो कहना चाहे तो बहुत ही सिंपल लॉज पर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आया समझ में, ये सेकंड लॉ सबके ध्यान में आया? Yes, ma'am. Yes. Yes. वेरी गुड, Yes, वेरी ma'am. गुड। so now third law is law of multiple proportions, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब ये क्या कहता है, अब वेरी फेमस साइंटिस्ट जिसने ये लॉ पुट फोर्थ किया, आप लोगों में से किसी ने तो इसका सेमिनार भी लिया था, जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन। वो 1803 में इसने इस लॉ के ऊपर काम किया, ओके। तो इसने क्या किया कि कंपाउंड कैसे बनते हैं, अगर मुझे कंपाउंड बनाना है तो ये कंपाउंड अकेले तो नहीं बन सकता, एक एलिमेंट से तो कंपाउंड नहीं बनता, तो कंपाउंड के लिए मोर देन वन एलिमेंट्स चाहिए, राइट। तो अब ये जो एलिमेंट्स है तो ये भी कैसे होते हैं, ये ऐसा कोई कर नहीं सकता कि चलो हमारे आइडिया से मैंने कोई भी एलिमेंट उठाया और वो डाल दिया और मैंने कहा चलो ये मेरा कंपाउंड तैयार है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, ओके। सो दो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए है एक बी है, ठीक है, तो ये दो एलिमेंट्स है तो दे कैन फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ओके। सो
ये AB बना सकता है, BA बना सकता है, ठीक है। तो इसमें AA बन सकता है, BB बन सकता है, बहुत सारे कंपाउंड्स इससे फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। सो द masses of elements B that combine with given mass of A, they are always in the ratio of small whole numbers. मतलब इसका एक रेशो होना चाहिए, राइट। तो अगर मैंने कहा कि 2:1 रेशो है, so what does that mean कि ये A to B ऐसा फॉर्म है। अगर मैंने कहा कि इसका रेशो क्या है, 1:1 है, देन इट विल बी व्हाट, AB, राइट। अगर मैंने कहा 2:2, सो इसका मीनिंग क्या है फिर, 2AB, ओके। सो ये रेशो में होने चाहिए, ऐसा कोई भी उठा के कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन का एक यहाँ पे लिया है, देखो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो कंबाइन होके कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल है, देखो कि व्हेन योर हाइड्रोजन and oxygen, okay, they combine to form water, okay। तो इसमें हाइड्रोजन 2 यूनिट्स, ऑक्सीजन मतलब उनका एक एक लिया है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे 18 मोलिकुलर वेट लिया है, देखो, तो उनका 18 ग्राम्स का वाटर बनता है। तो जब सेम ही कंपोनेंट्स है और वो वाटर के जगह पे पेरोक्साइड बनाता है, H2O2 पेरोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम्स लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये 2 नहीं होना चाहिए, ये ओनली O ही होना चाहिए, ओके। एंड देन इट विल फॉर्म 34 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे रेशो क्या है वो आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 masses ऑफ ऑक्सीजन मतलब 16 and 32, तो वो फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन से क्या होते हैं, वो कंबाइन होते हैं एंड फिर आपके होल नंबर बनते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेशो क्या हुआ, 2:16, और यहाँ पे क्या हुआ, 2:32। तो 2:16 मतलब क्या, इसको 1:8. 1:8 मतलब एक पार्ट अगर आपने हाइड्रोजन का लिया तो आपको 8 पार्ट्स ऑक्सीजन का लेना, और इसको करो कन्वर्ट, इसका क्या होगा फिर, 1:16. 1:16. 1:16. 1:16, ओके। तो अब ये जो 1:16 है, ओके, तो इसका रेशो क्या है, इसका अगर आपने लिया तो इसका और इसका अगर आपने रेशो लिया कॉम्बिनेशन का, तो वो क्या आता है, वो 1:2 आता है। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक पार्ट ऑक्सीजन का रिएक्ट होता है तो वाटर बनता है, और 2 पार्ट्स रिएक्ट होते हैं तो पेरोक्साइड बनता है। आया समझ में, ये बात समझ में आई सबकी। Yes, ma'am. So same is the case Yes, with ma'am. same is the case with another compounds, जैसे आपका नाइट्रोजन है फॉर एग्जांपल, ओके, एंड ऑक्सीजन है, और सेम है, दूसरे केस में भी वही है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। सो इनसे इससे भी 2 कंपाउंड्स बनते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बन सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन सकता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। फिर सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि कितने पार्ट्स कंबाइन होते हैं। तो इसके 14 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 पार्ट है, यहाँ पे 2 पार्ट्स है, ओके। तो फिर यहाँ पे आपका 46 आएगा, 46 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बने, ओके। सो यहाँ पे अगेन सेम रेशो, सेम, ओके। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट रेशोज बना सकते हो, और आप
प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा जो एलिमेंट है आपका वो कितने प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि अगर प्रोपोर्शन चेंज हुआ तो रिजल्टिंग कंपाउंड भी चेंज हो। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो लॉ थोड़ा सा एक्सटेंड होकर यहाँ पे आया है। सो दे आर इन मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, राइट? आया समझ में ये लॉ? Yes. Yes, ma'am. तो इसमें स्टडी करने के लिए क्या होना चाहिए कि एक आपकी एंटिटी फिक्स्ड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की एंटिटी फिक्स थी और यहाँ पे हाइड्रोजन की फिक्स थी। सो विथ फिक्स अमाउंट ऑफ कंपाउंड or fixed amount of element, when multiples of different elements are combined, then we can say कि that particular compound is in the multiple proportion. तो फॉर्मेशन का जो फैक्टर है वो यहाँ पे अलग होता है, ठीक है? तो ये जो था ये हमने थर्ड लॉ यहाँ पे स्टडी किया। ओके, सिंपल लॉज है, एकदम छोटे छोटे लॉज है। मैम हाँ बोलो। मैम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ पे यूज होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो लेबोरेटरी में उसका डिसइंफेक्टेंट करके यूज है। ओके, फिर उसके बाद उसके स्पिरिट के जगह पे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर सकते हो। स्पिरिट में बेसिक कंपाउंड भी मतलब होता है, मैम हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ओके मैम, मतलब अब हम लोग जो हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं उसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा? नहीं, उसमें नहीं होता हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हैंड सैनिटाइजर्स में एसीटोन अल्कोहल का मिक्सचर होता है। ओके ओके, तो 70% अल्कोहल लेते हैं और एसीटोन का भी वही होता है, 70% ही होता है, पर उसका प्रोपोर्शन जो होता है ना वो 1:2 में लेते हैं और ओके इक्वल में भी लिया जाता है, मतलब 1:1 में भी लिया जाता है, मतलब जितना अल्कोहल उतना एसीटोन। तो ऐसा अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर होते हैं ना, तो इसमें ये यूज किया जाता है। पेरोक्साइड जो होता है ना, तो पेरोक्साइड उसका और एक यूज है। चलो एक सब्जेक्ट आया है तो बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट यूज है। क्या यूज है आपका पेरोक्साइड का कि आपके माइक्रोबायोलॉजिकल लैबोरेटरीज जो होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे टेस्ट किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, राइट? तो इसमें जब आपकी मतलब प्लेट होती है एक ऐसी, ओके, और इस प्लेट पे क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। ओके, ये प्लेट जो होती है ये न्यूट्रिएंट अगार प्लेट होती है। ओके, न्यूट्रिएंट अगार प्लेट होती है। तो यहाँ पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। तो एक कॉलोनी सिलेक्ट की जाती है, इसको कॉलोनी बोलते हैं। ये कॉलोनी सिलेक्ट की जाती है, एक ऐसा ग्लास रॉड होता है। ओके, एक ऐसा ग्लास रॉड होता है और इससे वो कॉलोनी क्या की जाती है, पिकअप की जाती है, उठाई जाती है। और एक टेस्ट ट्यूब में आप क्या करते हो, टेस्ट ट्यूब में आप 35% हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हो और इसमें आप वो डिप करते हो, ठीक है? और जब आप ये डिप करते हो ना, तो क्या होता है, दो काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको मिलते हैं। एक तो कुछ नहीं होता, ओके, नहीं तो आपको एफरवेसेंस मिलते हैं। डू यू नो व्हाट आर एफरवेसेंस? नो मैम। नो मैम। बेकिंग सोडा देखा है कभी? बेकिंग सोडा जब वाटर में आप डिसॉल्व करते हो, वाटर डालते हो उसमें, तो क्या होता है, देखा है कभी? यस मैम, क्या होता है? रिएक्ट करता है रिएक्ट करता है, कार्बन bubbles कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एंड बिकॉज ऑफ रिलीजिंग ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड सम बबल्स आर फॉर्म, राइट? पर बबल्स नहीं कहते उनको, बबल्स फिर भी अलग होते हैं, पर एक समझने के लिए बोल रही हूँ आपको। तो इसमें ऐसे बबल फॉर्मेशन होते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर वो जाता है। ओके, तो दिस इज द टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ कैटालेज एंजाइम। ओके, उस बैक्टीरिया, वो जो बैक्टीरिया है वो कैटालेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है कि नहीं, ये डिटेक्ट करने के लिए ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की टेस्ट की जाती है, ठीक है? तो ये बहुत ही एक बेसिक पर इम्पोर्टेंट ऐसा एक रिएजेंट है लैबोरेटरी, ये ध्यान में रखो। हाँ, ये टेस्ट की जाती है।
अगर वो एफरवेसेंस मतलब अगर बबल फॉर्मेशन हुआ तो योर बैक्टीरिया इज प्रोड्यूसिंग कैटालिस एंजाइम, और अगर वो नहीं हुआ दैट मीन्स इट डज नॉट प्रोड्यूस कैटालिस एंजाइम। ओके, तो हमने पहले जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्ट का देखा था ना, तो इसमें ये क्वालिटेटिव टेस्ट होंगे। कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करता है ये हमें नहीं पता, उसके लिए थोड़ी आगे की टेस्ट करनी पड़ेगी, पर प्रेजेंट या एब्सेंट ये तो डिटरमाइन कर सकते हैं ना। सो दिस पर्टिकुलर टेस्ट कम्स इन द कॉलम ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। Yes, पर ma'am. मैम हम लोगों ने जब कोविड चालू हुआ था तो न्यूज पे मैंने बहुत ये वर्ड सुना था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसलिए मैंने पूछा क्या यूज है इसका कोविड टाइम में। सैनिटाइजर में नहीं यूज करते, पर डिसइंफेक्शन के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया ही जाता है। हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में, लैबोरेटरीज में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है। वुंड ओके। वुंड क्लीन करने के लिए भी होता है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज। ठीक है। यस मैम। सो बेसिकली इट इज एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड। सो जहां जहां लगे वहां पे सब जगह पे ये यूज किया जाता है। ठीक है, चल। सो अब ये थोड़ा सा जो लॉ है, नेक्स्ट लॉ, ये इम्पोर्टेंट है, देखो। तो ये लॉ क्या है? इसके नाम में, इसके साइंटिस्ट का नाम है गे ल्यूजैक्स लॉ। ओके, ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो नाम से पता चलता है कि गैस के वॉल्यूम के बारे में ये लॉ बताता है कुछ तो। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है अलग से कि गे ल्यूजैक ने 1808 में ये जो लॉ है ये पुट फोर्थ किया। ओके, तो इसने क्या कहा कि ये जो लॉ है, ये देखो, ये भी थोड़ा सा उसका फैशन सिमिलर ही है। देखो क्या कहा उसने कि when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. Again यहाँ पे वो रेशो ही है, provided all gases are at same temperature and pressure. वो सारे गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, एंड व्हेन दे आर कंबाइनिंग विद ईच अदर दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। ठीक है, और ये हमेशा वैसे की वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे अगर हमने एग्जांपल लिया कि व्हेन हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म, हाइड्रोजन इन गैसियस फॉर्म, ओके, it is combined with oxygen again in gaseous form, okay, it will form water गैसियस फॉर्म में, मतलब स्टीम जब वो बनाता है तो हाइड्रोजन वहां पे आपको 100 ml लगता है, ऑक्सीजन आपको 50 ml लगता है, और फिर आप 100 ml का क्या बना सकते हो? वाटर बना सकते हो। तो यहाँ पे 50 को अगर आपने 1 पकड़ा, ठीक है, 1 पार्ट ऑफ वॉल्यूम अगर आपने यहाँ पे 50 को पकड़ा, ठीक है, तो इसको आपको 2 वॉल्यूम पकड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 2 वॉल्यूम्स आएगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, उनका क्या हुआ? 150। ओके, और 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर यहाँ पे हमें मिला, और इसका फिर सिंपल रेशो आप बना सकते हो 2:1:2। इस पूरे रिएक्शन का रेशो क्या है? 2:1:2। ओके, तो ये Uh, क्यों करते मैम हैं? यस, बोलो। मैम अभी आपने 2:1:2 लिखा, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन करने के बाद हमें वाटर मिलता है, तो वो हम ऐसे क्यों लिखते हैं कि 2:1:2? हाँ, क्योंकि पूरे रिएक्शन का हमने यहाँ पे रेशो लिया है। मतलब कैसे कि आप दोनों तरफ से इसका स्टडी कर सकते हो कि अगर आपको वाटर बनाना है तो आपको 2 वॉल्यूम्स वाटर बनाना है, तो 2 वॉल्यूम्स आपको हाइड्रोजन लगने वाला है। ऐसे भी कर सकते हो, 2 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन लोगे तो 2 वॉल्यूम्स वाटर मिलेगा। मतलब दोनों वे से आप इसका स्टडी कर सकते हो, इसलिए पूरे रिएक्शन का वहां पे रेशो लिया जाता है। and this particular analysis is very important in big scale experiments,
तो यहाँ पे लेबोरेटरी में ठीक है ये 50 और 100 ये ठीक है, पर जब आपको बहुत ही बड़ा रिएक्शन लगाना है, बहुत बड़ा, तो उसके लिए कैलकुलेशन नेसेसरी होता है, और ये जो कैलकुलेशन नेसेसरी होता है ना, तो ये स्मॉल स्केल पे पहले डिसाइड होता है। ओके, स्मॉल स्केल पे पहले वो एक्सपेरिमेंट रन किया जाता है, और उसके जो कैलकुलेशंस है ना, वो फिर मल्टीपल करके उसका बिग स्केल में कन्वर्ट किया जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आया समझ में? यस मैम। हाँ, वेरी सिंपल। आप एक वाइन का एग्जांपल लो। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने 10 kg ग्रेप्स लिए। ओके, 10 kg मैंने ग्रेप्स लिए, और इसका मैंने फर्मेंटेशन किया। ओके, फर्मेंटेशन प्लांट मतलब इसके लिए प्लांट की जरूरत नहीं है। मैंने एक छोटा सा एक टेबल टॉप फर्मेंटर कहते हैं उसको, क्या? टेबल टॉप फर्मेंटर, छोटा सा फर्मेंटर होता है। ओके, तो इसमें मैंने ये फर्मेंटेशन के लिए लगाया। तो इसके लिए मैंने क्या क्या किया? मैंने थोड़ा सा माइक्रोबियल कल्चर यूज किया, मैंने वाटर यूज किया, यीस्ट अगर करना है तो यीस्ट यूज किया, उसके उसमें मैंने सम एंजाइम्स डाल दिए। ओके, जो कुछ भी डाल दिया वो, तो अगर मैंने वो ऐसे कुछ प्रोपोर्शन में डाला है, ओके, तो मैंने माइक्रोबियल कल्चर जो है वो 2 वॉल्यूम्स में डाला है फॉर एग्जांपल। देन एंजाइम्स जो होते हैं, तो वो एंजाइम्स मैंने 1 वॉल्यूम में डाले हैं। ओके, देन कुछ विटामिन है, तो मैंने वो हाफ वॉल्यूम में डाला है फॉर 10 kg। तो ये हो जाने के बाद 10,000 kg के लिए, मतलब बहुत बड़ा अगर मैंने किया, तो 10,000 kg के लिए कितना लेना है, तो ये इससे डिसाइड होने वाला है। ओके, तो अगर ये वर्कआउट होता है तो ये भी होना ही चाहिए। आया समझ में? सो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को कहेंगे स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट। ओके, ये स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट हुआ, और जब इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट आप लगाते हो तो उसे कहते हैं लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट। लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट। एंड ये एक डेवलपमेंट होता है, मतलब स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल का जो डेवलपमेंट होता है ना, उसका उसको कहते हैं स्केल अप। और ये स्केल अप करना बहुत ही इजी काम नहीं होता, एकदम डिफिकल्ट काम होता है। कभी तो मैं आपको बताऊंगी कि एक बहुत फेमस केस है ये फर्मेंटेशन इंडस्ट्री की, ये मैं आपको बताऊंगी कभी जब हमें टाइम मिलेगा तो, कैसे गड़बड़ हो जाती है, और पूरा का पूरा इतना लैक्स में मटेरियल यूज करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट के लिए, और वो कैसा वेस्ट जाता है फिर। ठीक है, तो ये स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए बीच में ये स्केलिंग अप की स्टेप होती है, और ये बहुत ही केयरफुली करनी पड़ती है, और तब ये सारे लॉज काम आते हैं। ओके, आया समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आपके बुक में और एक एग्जांपल है, देखो कि नाइट्रोजन गैस का एक एग्जांपल दिया है उन लोगों ने कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन है, देन नाइट्रोजन है, देन हाइड्रोजन है। ओके, ये जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, ओके, तब क्या बनता है फिर? तब आपका अमोनिया बनता है। ओके, अमोनिया यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है, तो नाइट्रोजन आपने फॉर एग्जांपल 1 लीटर्स में लिया। ओके, नाइट्रोजन जो है वो आपने इस केस में कितना लिया है? 1 लीटर लिया है, और यहाँ पे आपको जो हाइड्रोजन है उसका प्रोपोर्शन जो है वो ज्यादा है। ओके, हाइड्रोजन का जो कुछ भी प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है, वो है 3 लीटर्स, और उससे आपको 2 लीटर्स अमोनिया मिल गया। तो ये 1 वॉल्यूम हो गया, ये 3 वॉल्यूम्स हो गए, और ये 2 वॉल्यूम्स। तो होल रिएक्शन इज इन द रेशो ऑफ 1:3:2। ओके, ये इसका क्या है? रेशो। सो दे कंबाइन टुगेदर इन द रेशो ऑफ 1:3:2। ओके, आई ये बात समझ में? यस मैम। यस हाँ। मैम। सो नेक्स्ट जो लॉ है ना, एवोगैड्रोस लॉ, यही बताता है वो। ओके, यही केस है सेम। आपको यहाँ पे वहां पे अज्यूम करना है सारी बातें, पर उसमें सिर्फ
और एक फैक्टर आ गया, उसने उसने कहा है कि अगर यही रिएक्शन आपने ली ना, तो इसमें अगर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ओके, ये तीनों आपने लिया, तो जो सारे के सारे गैसेस हैं, ओके, सारे के सारे जो गैसेस होते हैं, फिर वो कौन सा भी गैस होने दो, आपका ऑक्सीजन होने दो, हाइड्रोजन होने दो, अमोनिया होने दो, मीथेन होने दो, कौन सा भी गैस होने दो, at same temperature and same pressure they will give you same number of molecules, okay, तो उसमें molecules भी सेम ही रहेंगे, उसमें चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, तो सेम नंबर ऑफ molecules they will give you। और ये जो फैक्टर है ये कांस्टेंट होता है, तो इसलिए उसने एक नाम दिया एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं उसको, एवोगैड्रोस नंबर, और ये कांस्टेंट एंटिटी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ओके, 10⁻23। तो ये जो वैल्यू है ना, ये सबके लिए कॉमन ही होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली, आए समझ में, प्रोवाइडेड दैट क्या कंडीशंस है कि ऑल गैसेस आर इन द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, आया समझ में। तो ये क्या है, ये एवोगैड्रोस लॉ है। तो गेल-लुसाक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ सेम है, एकदम सेम है, ठीक है। तो कहाँ गया वो, हाँ देखो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखो, तो 100 ml 50 ml 100 ml फिक्स है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या कंसिडर करना है, यहाँ पे क्या कंसिडर करना है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ओके, एंड यहाँ पे फिर अगेन 2 मॉलिक्यूल्स बन गए इसके वाटर के। सो यहाँ पे कैसे करेंगे, 2n n 2n। तो n क्यों लिखा यहाँ पे कि अगर इस प्रोपोर्शन में आप करते हो तो आपको अगर स्केल अप जब करना है ना, तो सिर्फ n की जगह पे आपको वो मल्टीपल लिखना है, ओके, आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीपल लिखना है। तो अगर इसका शॉर्ट में अगर n में एक मॉलिक्यूल है तो 2n में 2 है, बस सिंपली इतना ही करना है यहाँ पे, ओके। So when 2n molecules of hydrogen combine with n molecule of oxygen, they will give you 2n molecules of water. Okay, very simple. आया समझ में ये लॉ भी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, so that's why this is very simple law. अब यहाँ पे आपको एक बात और कंसिडर करनी है कि दो मैं वर्ड्स बताती हूँ आपको, आपके लिस्ट में लिख लो ये, मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक एंड पॉली एटोमिक। पता है इसका मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है इसका? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक, इसका मीनिंग क्या है? वेरी सिंपल, मोनो एटॉमिक मतलब क्या कि दोज एटम्स which stay in the single atom form, okay, so C, okay, सिर्फ C जो है तो इसमें सिर्फ अकेला C है, तो ये मोनो एटॉमिक फॉर्म हो गया। H2 है तो यहाँ पे 2 है, वो हमेशा H2 है, O2 है, N2 है, ओके, सो दे आर इन द डायटोमिक फॉर्म। और पॉलीएटॉमिक किससे कहेंगे कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है जो मोर देन 2 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, C4, हाँ मतलब कंपाउंड्स में H8 ऐसा कुछ है, तो इसे आप पॉलीएटॉमिक कहेंगे, ठीक है, आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। तो आपको यहाँ पे ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो n है ना, तो n सिर्फ क्या बताता है, n सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है। तो अगर यहाँ पे ये डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक है, यहाँ पे क्यों 2 आया, यहाँ पे क्यों 2 आया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक स्टेज में है
ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक में है एंड वाटर जो है यहाँ पे, तो वो कैसा है, तो वो H2NO, यहाँ से एक पार्ट, यहाँ से एक पार्ट, H2 भी नहीं, हाँ करेक्ट, H2O ऐसे फॉर्म में वो प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर, यहाँ पे वो डायटोमिक है इसलिए वो यहाँ पे 100 आ गया। तो अगर पॉलीएटॉमिक आपको यूज करना है तो उसमें आपको वो फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ रिस्पेक्ट टू अवोगाड्रोस नंबर। आया समझ में? यस मैम। हाँ, अब मेरा एक Yes, सिंपल ma'am. क्वेश्चन है, हाँ अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पे 100 है, ओके 100 ml है, मतलब 2 वॉल्यूम्स है, यहाँ पे 50 ml है, तो यहाँ पे 150 क्यों नहीं हुआ, फिर कॉम्बिनेशन ही हुआ है ना, तो 150 क्यों नहीं हुआ, 100 क्यों हुआ? मैम हाँ हाँ बताओ। वॉल्यूम है ना, हम्म, वो मल्टीप्लाई हुए, मतलब 2 into 1 is equal to 2, इसलिए वो 100 हुआ। हाँ ठीक है, वो समझ में आ गया, और ये mls का क्या करे फिर, mls का कैसे करेंगे, क्योंकि फाइनली आपको जो कुछ भी मिलने वाला है वो ml में ही मिलेगा ना। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, मतलब आप प्रैक्टिकली सोचो ना कि 100 ml आपने ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन लिया, वो रिएक्ट किया 50 ml ऑक्सीजन के साथ, तो फिर ऐड होना चाहिए ना वो, तो 100 ml ही कैसे रहेगा वो? यस मैम हम्म, और हाँ बोलो ना। I guess because hydrogen, when we combine H2 and O2 to form water, we get H2O2. But the ratio is different. Na? In H2O2, we have two molecules of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen to form one molecule. So we will divide 100 by 2, then we will get 50 ml, and 50 plus 50, 100. तो मतलब हाइड्रोजन से कितना पार्ट जाएगा फिर वाटर बनने के लिए, 100, मुझे ml इन टर्म्स ऑफ ml बताओ, ये वॉल्यूम्स जाने दो। मैम आई टोल्ड दैट ना 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 50 ml जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, इसलिए। हाँ, तो यही आपके फिगर नंबर 1.5 में गिवन है, ओके, रेफर योर फिगर नंबर 1.5 बुक में जो है वो, तो इसमें 100 ml डायरेक्टली कंसिडर मत करो, 50 प्लस 50 करो और 50 करो, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का रहा, ये ऑक्सीजन का रहा, और फिर आपको यहाँ पे 100 जो है वो वाटर का मिल गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पूरी तरह से रिएक्ट होता है, ओके। आपके बुक में कहीं तो एक लाइन लिखी होगी कि इट डज नॉट स्टे बिहाइंड इन अनरिएक्टेड फॉर्म, ऐसा कुछ तो लिखा होगा, देखो। सो ये पूरा यूटिलाइज होता है पूरा, पर हाइड्रोजन का वैसे नहीं होता, हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही पार्ट उसमें जाता है और इसका दूसरा, तो एक जो पार्ट होता है ना उसका, तो वो अनरिएक्टेड रहता है। हाइड्रोजन गैस जो होता है ना वो लिबरेट होता है वाइल फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, वाइल फॉर्मेशन ऑफ वाटर। आया समझ में? पर फिर भी हम उसे H2O ही कहते हैं, इसको H2O ही कहा जाता है, HO नहीं कहा जाता उसको, ठीक है, इसको H2O ही कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जाएगा अकेला जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये कंबाइन होके जाता है, इसलिए दोनों यूज होता है, दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज होते हैं, पर उसमें से विथ रिस्पेक्ट टू ml दोनों में फुल फॉर्म उसका यूज नहीं होता। आया समझ में? यस मैम। यस मैम।
सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो कुछ भी लॉज है ना, तो वो लॉज यहाँ पे खत्म हो गए। ओके, अब आपको एक हाँ, कल तो हमें आपकी कंपटीशन ही लेनी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको एक यहाँ पे आप लोग बताओ मुझे कि आप में से कोई इसमें एक सेमिनार करेगा या नहीं। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल सी यू टुमारो।